स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इन यूरोप यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर एमसीक्यू डिस्कस क्लास 10th का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर में कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट तैयार करता रहूँगा, जैसे जैसे वीडियोस बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आपको आंसर देने हैं। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस या रिवीजन हो जाएगी। पहला है, इनमें से किस घटना के साथ राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति मानी जाती है? विद विच ऑफ दीज इवेंट्स इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कंसीडर्ड? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी घटना थी या कौन सा ऐसा रेवोल्यूशन था, क्रांति थी, जिससे माना गया कि नेशनलिज्म आ गया। नेशनलिज्म का मतलब होता है जहाँ पर लोगों की एक अपनी पहचान होती है। ठीक है, और लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। ठीक है, और जनता का राज होता है वहाँ पर। ठीक है, राजा की नहीं चलती है। तो बताओ किससे स्टार्ट हुआ? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप आंसर बताइए। तो इसका आंसर पहला है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा कमेंट में बताना चाहे आंसर तो बता सकता है, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सीख लो, आपके पास अगर टाइम जैसे होता है। चलो आगे देखते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो। बताओ, मतलब कोई व्यक्ति है, वो राज कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन उस पर ना किसी और जो है ना कोई और उस पर दबाव नहीं डाल सकता, वो जो मर्जी करे। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, मतलब कोई रोक ना हो, वो जो मर्जी कर सके। सच ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस विच हैज़ नो कंट्रोल ऑन इट्स पावर। तो उसे क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी बोलते हैं, एब्सोल्यूटिज्म बोलते हैं या निरंकुशवाद, या साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है डियर स्टूडेंट्स वो है एब्सोल्यूटिज्म। ठीक है, निरंकुशवाद। देखो आंसर क्वेश्चन में ही है, अंकुश ना हो, तो ये लिखा निरंकुश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। मतलब आपको पता नहीं पिक्चर किसने बनाई है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो उन्होंने ही इसके बारे में बोला है कि एक ऐसा समाज हो जिसमें कोई भी मार काट ना हो, सब सौहार्द से रह रहे हो। तो लेकिन ऐसा समाज जिसकी कल्पना करना एक तरह से, मतलब कल्पना तुम कर रहे हैं लेकिन वो होना, रियल में होना असंभव है। तो वो क्या कहलाता है, उसको क्या वर्ड दिया गया है? यूटोपिया या कुलीन तंत्र यानी कि ओलिगार्ची, या व्यवहारवाद, प्रैग्मेटिज्म, या राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, क्या बताया गया उसे? तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है यूटोपिया। क्या है? यूटोपिया। क्लियर? यूटोपिया बोला जाता है द विजन ऑफ ए सोसाइटी विच इज़ सो आइडियल दैट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रियलाइज इट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ एन एरिया आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। ये कह रहे हैं आपने डायरेक्ट वोट डाला, किसी एरिया में डाल रहे हैं, ठीक है, तो आप किसी टॉपिक या किसी बात को लेकर आप बता रहे हैं कि जिसमें सीधा लोग बोल रहे हैं कि आप स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं। तो वो किस में होता है? डेमोक्रेसी में होता है, जनमत संग्रह में होता है, मतदान में होता है, या प्रतिनिधि लोकतंत्र यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में होता है। देखिए दोबारा सुनिए, यहाँ पर प्रत्यक्ष मतदान है, जनता खुद जाकर किसी बात को कह रही है कि हमें स्वीकार करना है या नहीं करना। ठीक है, सुन रहे मेरी बात? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका आंसर है जनमत संग्रह। ठीक है, जब जनता से सीधा किसी टॉपिक को लेकर पूछा जाता है ना, तो वो जनमत संग्रह कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहलाता है? रेफरेंडम। ठीक है, लेकिन अब देखो लोकतंत्र में कहते जनता द्वारा चुने हुए लोग होते हैं जो जनता पर राज करते हैं। ठीक है, अब आगे सुनो। देखिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट डथ लिबरलिज्म एम्फसाइज। ये कह रहा है उदारवाद किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? जो उदारवाद है ना, वो किस प्रकार की सरकार पर बल देता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, वो बात करता है गवर्नमेंट बाय कंसेंट, क्योंकि ये परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। ये कहते हैं कि सहमति से बनी सरकार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इटली संगठन का संस्थापक इनमें से कौन था?
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए उसकी जो खोज है, मतलब उसको बनाने वाला जो व्यक्ति है वो जिस्री मैसिनी था, ठीक है, इटली के लिए काम कर रहा था। और इसने एक और बनाया था यंग यूरोप, और ये एक और ग्रुप में शामिल था, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि वो कौन से एक समूह में शामिल था जब वहाँ से उसे निकाल के जो देश निकाला दे दिया गया था, ठीक है। ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था। बताइए नेपोलियन ने किस पर राज किया था। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, फ्रांस। और 1804 में इसने नेपोलियन संहिता भी स्टार्ट करी थी, है ना। इसने अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए थे ना। तो नेपोलियन बोनापार्ट वाज द रूलर ऑफ विच कंट्री, दैट इज फ्रांस। ओके, नेक्स्ट है, विद विच रेवोल्यूशन वाज बोर्न द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। बताओ कौन सी क्रांति के बाद से ये तीन चीज़ें हमारे सामने आई कि स्पिरिट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना किस क्रांति से आई। तो ये आई थी फ्रांस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता क्या थी। जो एलिट थे ना, एलिट, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ द यूरोपियन एलिट। तो उनकी खास बात क्या थी। जो कुलीन लोग थे इनकी खास बात क्या थी। क्या ये ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, क्या साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, मतलब इनका एक जैसे लाइफ स्टाइल होता है उसी को फॉलो कर रहे थे, और इनकी लैंग्वेज फ्रेंच थी, या ऑल ऑफ द अबव। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, 1804 की फ्रांस की नागरिक संहिता को प्राय किस नाम से पुकारा जाता था। अभी बताया था ना कि नेपोलियन ने बनाया था फ्रेंच सिविल कोड 1804। तो इसको किस नाम से जानते थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है कि नेपोलियन ने बनाया तो इसको नेपोलियन कोड कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो नेपोलियन ने जो कोड बनाए थे, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया ये जो फ्रेंच सिविल कोड बनाए थे, तो ये कह रहा है कि इसकी क्या मेन फीचर थी। तो पहला, अ कॉमन नेशनल करेंसी की पूरी कंट्री की एक ही करेंसी हो ये, या सामंती व्यवस्था समाप्त, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया जाए ये, या एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन ये, या सभी। देखो एक समान राष्ट्रीय मुद्रा चाहता था कि पूरे देश की एक ही मुद्रा हो, सामंती व्यवस्था खत्म हो, बड़ी बड़ी ज़मीन के मालिक कोई और हो उनसे काम करवाएं, ये खत्म हो, प्रशासनिक सरलीकरण होना चाहिए, मतलब रूल्स रेगुलेशन बहुत ईजी होनी चाहिए। तो ये सभी के सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द मोस्ट पावरफुल क्लास ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ये कह रहा है कि यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग कौन सा था। तो आपको बताना है कौन था, कि यहाँ पर फार्मिंग क्लास थी, या एलिट क्लास थी, या लोअर क्लास थी। तो कौन था इसमें, या वर्किंग क्लास थी। तो ये सबसे आसान है, एलिट क्लास ही थी, ठीक है। नेक्स्ट है, लिप्जिंग की लड़ाई कब हुई थी, ठीक है। लिप्जिंग की लड़ाई कब हुई थी। आप कमेंट बॉक्स में इतना तो बता देना कि आपके कितना सही निकले, ठीक है। तो लिप्जिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1800 में, 1805 में, 1808 में, या 1813 में। तो इसका आंसर है 1813 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन का पतन कब हुआ। व्हेन डिड नेपोलियन फॉल। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नेपोलियन को जो है ना, जब यूरोप के और देश से उन्होंने हमला किया था तो इसको सेंट हेलेना के टापू पर, ठीक है, फांसी पर लटका कर मार दिया गया था और ये हार गया था, ठीक है। तो 1815 में इसका पूरा शासन खत्म हो गया था। फिर लास्ट क्वेश्चन है, जोल्वेरियन शुल्क संघ कब बनाया गया। व्हेन वाज द जोल्वेरियन ड्यूटी यूनियन फॉर्म्ड। तो ये बनाया गया था डियर स्टूडेंट्स 1834 में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं और वीडियोस आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।